Hello, good morning to all of you. Let's continue chapter number 7 P block. In previous video, we discussed some chemical properties of group 16 element, in which we discussed reactivity toward hydrogen of group 16 element. That's right. Reactivity toward hydrogen, and we also discussed reactivity toward oxygen, and in last we discussed that reactivity of group 16 toward हैलोजन. हैलोजन के साथ वो रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड about some important compound of oxygen. In this video we discussed some important compound of oxygen. ऑक्सीजन के जो important compounds है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और आपके सिलेबस में ऑक्सीजन के दो जो मेजर कंपाउंड्स हैं, दीज आर डाई ऑक्सीजन गैस, इट मीन्स ऑक्सीजन गैस O2, एंड सेकेंड मेजर कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन. दैट्स राइट. आफ्टर दिस we also discuss some important compound of sulfur. तो आज जो हम पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और उसके बाद डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर के बारे में. दैट्स राइट. और ऑक्सीजन का जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज O2. O2 को हम क्या कहेंगे? O2 को हम कहेंगे डाई ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन गैस. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज डाई ऑक्सीजन. इट्स सिंबल इज O2, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस कहते हैं. दैट्स राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाने के मेथड्स या प्रिपरेशन, इसको बनाते किस तरीके से हैं प्रिपरेशन मेथड्स. डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन लैबोरेटरी बाय फॉलोइंग वेज. कुछ लैबोरेटरी के मेथड्स हैं, जिसमें से पहला जो लेबोरेटरी मेथड है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है? बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट. आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को कंटेन करने वाला कोई भी जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को हीट कर दीजिए. कौन से सॉल्ट को हीट करते हैं? जनरली जो क्लोरेट या फिर जो नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं, ठीक है, एंड पर मैग्नेट जो सॉल्ट होते हैं उनको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है. और इनमें से भी सबसे जो एफिशिएंट है वो कौन है? पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KClO3. तो जब आप पोटेशियम क्लोरेट लेकर के और इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट है बेटा ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसके डिकम्पोजिशन से यहाँ से KCl और यहाँ से क्या चला जाएगा? KCl, और O3 दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना देते हैं? थ्राइस O2, 3 ऑक्सीजन, और 2 क्या बन जाएगा? KCl. सेकंड मेथड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. दूसरा जो मेथड है वो है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनको अगर हम हीट कर दें. लेकिन मेटल का ऑक्साइड भी कौन से? मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर मेटल्स होती हैं, लोअर मेटल का मतलब यहाँ पर होना है जो लेस स्टेबल होती हैं या लेस रिएक्टिव होती हैं. मोर रिएक्टिव नहीं, लेस जो रिएक्टिव होती हैं वो जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को अगर हम क्या कर दें, अगर हीट कर दें तो डिकम्पोज हो जाती हैं. जैसे सिल्वर ऑक्साइड, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है. इनको अगर हम हीट कर दें तो हीट करने से इनका भी क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है. दैट इज सिल्वर ऑक्साइड. ये जो है ये है आपके पास में सिल्वर ऑक्साइड. तो आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया, और अगर इस सिल्वर ऑक्साइड को लेकर के हम इसे क्या कर दें बेटा? हीट कर दें, तो इसका क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है, और O मिल के क्या बना देती है? O2, और 4Ag यहाँ से सेपरेट हो जाता है. दैट्स राइट. दैट इज लेबोरेटरी मेथड. लेबोरेटरी मेथड के अलावा कुछ और मेथड्स जो है वो देखिएगा. इसके अलावा लेबोरेटरी में थर्ड जो मेथड है लेबोरेटरी मेथड दैट इज बाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है ना.
HOOH ऐसा कह सकते हैं H2O2। जब इस H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है ना बेटा, तो इस H2O2 से जो एक ऑक्सीजन है ये अलग हो जाती है। ऐसे ही H2O2 का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एक उससे अलग हो जाती है, जिससे दो क्या बन जाते हैं, वाटर, और O2 गैस बन जाती है। दैट्स राइट। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला जो है ये कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है 11th क्लास में। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये डस्ट से, सनलाइट से, किसी से भी डिकम्पोज हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रेडिली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड डाइऑक्सीजन बाई कैटालाइज्ड सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल अगर आपने डाल दिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दो, इवन यहाँ डस्ट से भी काम हो सकता है, इवन यहाँ सनलाइट से भी इसकी ब्रेकिंग हो जाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। दस राइट, ये लीजिए। अब आता है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल कह सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल मेथड कह सकते हो। कमर्शियली कैसे बनाएंगे, तो ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर, दो चीज़ों से इसको बनाना है डाइऑक्सीजन गैस को, या तो वाटर से बनाओ या फिर इसको एयर से बना दीजिए। वाटर से कैसे बनाएंगे, तो वाटर से बनाने के लिए आपको क्या करना है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराएंगे तो वाटर लीड टू द रिलीज हाइड्रोजन एट द कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड जो है उस पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऐसा आपने कहीं 11th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है ना बेटा, तो हाइड्रोजन चैप्टर तो 11th में पढ़ा है, तो वहाँ हाइड्रोजन बनाने के मेथड में भी यही यूज़ होता था। तो आपके पास में वाटर है, इस वाटर का आप क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए आपको क्या करना है, वो इलेक्ट्रोड प्लेट लगानी है, एनोड लगाना है, कैथोड लगाना है, और बाहर से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करनी है। दैट्स राइट। क्या होगा, ये जो वाटर है, इस वाटर का आयोनाइजेशन होने के बाद में ये मूव करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज हो जाएगी, और ये जो OH है ये OH कहाँ पर जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। तो OH क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, ये OH वहाँ पर जाएगा, वहाँ जा कर के ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ऐसे दूसरा OH भी वहाँ जाएगा और ये OH भी वहाँ जा कर के किसको रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 4 OH लेने पड़ेंगे। तो चारों के चारों OH वहाँ जा कर के 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। अब ये बन गए, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से ये जो OH बने, इनसे देखिए क्या होगा, इनसे होगा ये कि ये आपका बना देंगे वाटर, ये आपका बना देंगे वाटर वापस कंबाइंड होकर के, और O2 जो गैस है ना, वो O2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, कहाँ से, एनोड से। दैट्स राइट, ये आपको याद रखना है। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, सेकंड जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसके अंदर डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, एयर से बनानी है। अब आपको पता है एयर में क्या होता है, एयर जो है उसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है, मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन अप्रॉक्स 78%, और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन अप्रॉक्स 21%। इसके अलावा क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मॉइस्ट भी होती है। तो क्या करना है, एयर से बनाना है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है एयर से, उसके बाद वाटर की वेपर को यहाँ से रिमूव करना है, मॉइस्ट को, और उसके बाद ये जो गैस है आपके पास में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स राइट, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन आपकी निकल के चली जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ये हमने नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन को भी हम एयर से बना सकते थे। ठीक है, ये आपका हो गया है प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस को कैसे बनाते हैं। उसके बाद में फिर आता है आपका डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीजन में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, बस आपको एक बार इसको केयरफुली सुनना है। ये जो डाई ऑक्सीजन आपके पास में है इसकी प्रॉपर्टीज़, अभी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो अभी जो प्रॉपर्टी है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी क्या है वो है डाई ऑक्सीजन इज़ ए कलरलेस एंड ऑडियोलेस गैस होती है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज़ टू द एक्सटेंट ऑफ, देखिएगा कितनी सॉल्युबिलिटी होती है, ओनली 3.0 ml। जो ऑक्सीजन गैस है वो 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है 293 केल्विन टेम्परेचर पर।
ठीक है, विच इज जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। जो मराइन और एक्वेटिक जो स्पीसीज होती हैं उनको जीने के लिए इतनी सफिशियंट होती है। इट लिक्विफाइड, अगर इसको ठंडा करोगे, ऑक्सीजन गैस को ठंडा करोगे तो ये कितने के ऊपर लिक्विफाइड हो जाती है? 90 केल्विन पर, और फ्रीज हो जाती है 50 केल्विन पर। 50 केल्विन याद रखिएगा, बहुत कम टेम्परेचर हो गया। 273 केल्विन का मतलब तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब 273 जीरो से भी कम करना है आपको, ठीक है ना। 90 केल्विन करोगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। दैट्स राइट, नेगेटिव के अंदर कितना हो जाएगा? इसमें से 90 केल्विन हटा दो तो नेगेटिव में डिग्री सेल्सियस आपका निकल के आ जाएगा। इससे 90 केल्विन अगर हटा दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 183। तो आपको माइनस में 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, ठीक है। वहाँ पर ये क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी और इतने पर फ्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। ऑक्सीजन हैज़ एटम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन के ये आइसोटॉप्स हैं, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑटो इज़ यूनिक इन, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 11th क्लास में भी पूछा जाता है। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2, ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होता है, और क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट्स राइट। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सारे पेयर्ड होते तो, डबल होते तो डायामैग्नेटिक हो जाता। तो ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है, और इसकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ MOT। MOT के बेसिस पर एक्सप्लेन करते थे O2। O2 के लिए आपको याद होना चाहिए, O2 के अंदर जब O और O कंबाइंड होते हैं तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स कौन से वाले? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे। इसका 1s, इसका 1s, दूसरे का 1s, दोनों कंबाइंड होकर के, और फिर यहाँ से नए ऑर्बिटल बनते थे, इनको हम कहते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सिग्मा बॉन्ड बनाते, इसलिए ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s होता था। ऐसे ही 2s। अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत 11th क्लास का रिवाइज हो रहा हो तो वहाँ पर आपने ऐसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी है। और फिर 2p और 2p, p के 3 यहाँ से ऑर्बिटल होते थे, 3 यहाँ से ऑर्बिटल होते थे, फिर उससे ऑर्बिटल यहाँ पर बनते थे। फिर इनमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे तो याद रखना था यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते थे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ MOT। दैट्स राइट। उसके बाद डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। क्या करता है ये जो डाइऑक्सीजन जो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ये बहुत सारी मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल के साथ में सीधे सीधे ही रिएक्ट कर लेती है, एक्सेप्ट सम मेटल्स। जो इनर्ट मेटल है जैसे सोना है, प्लैटिनम है, इनके साथ में। इसके अलावा जो नोबल गैस होती है उनके साथ में तो रिएक्ट करते नहीं, क्योंकि वो तो इनर्ट होते हैं, रिएक्टिविटी नहीं है। बाकी तो मैक्सिमम मेटल नॉन मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेती है। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज ऑफ्टन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। जब ये अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होता है तो जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती है? स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती हैं। दैट्स राइट। और एक्सोथर्मिक होती है, इसका मतलब उनमें एनर्जी रिलीज निकलती है, एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। जो कि क्या करती है? जो एनर्जी निकलती है ना, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करती है, ऐसा कह सकते हैं। हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत बार क्या होता है कि इसकी रिएक्शन को कराने के लिए जो हीट है वो रिक्वायर्ड होती है। इनिशिएट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई उसके बाद में तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी कि फिर आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, फिर तो एनर्जी अपने आप ही बाहर निकलेगी। और ये इनिशिएट करने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोल है या कोई लकड़ी है, इसको अगर आपने बर्न करना है, जलाना है तो ऑक्सीजन लानी पड़ेगी। अब देखिएगा, कोल के साथ या लकड़ी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जलने लग जाएगा। लेकिन क्या अगर आपने कोल और ऑक्सीजन दोनों को रख दिया तो अपने आप जल जाएगा क्या? अपने आप रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इनकी रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए पहले तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी।
उस एनर्जी से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। एक बार रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर आपको किसी इनिशिएट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है इसकी। ये हो गया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, अच्छा यहाँ पर हम कुछ और रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल भी यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। हालांकि ये सब कुछ वेल नोन है पहले से। जैसे आपके पास में मैग्नीशियम हो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बताइएगा क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मूला क्या होगा? MgO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है बेटा, इट फॉर्म Mg पॉजिटिव 2 आयन एंड ऑक्सीजन इट फॉर्म O नेगेटिव 2 आयन। दैट्स राइट, दोनों कंबाइंड हो गए, क्या बनने वाला है? Mg2O2। रेशियो निकालोगे क्या बनेगा? MgO। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो 2Mg ले लीजिए, 2MgO बन जाएगा। सेम रिएक्शन विद कैल्शियम हो जाएगा आपका, दैट्स राइट, CaO बन जाएगा। नॉन मेटल में अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो C प्लस ऑटो रिएक्ट करके CO2 बना देते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जो है, अगर ये ऑक्सीजन आपकी लिमिटेड है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बन जाती है। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ में इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, बट इनके रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बार थोड़ी सी इनिशिएटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इसकी बॉन्ड जो है एक बार डिसोसिएट हो जाए, उसके बाद में तो अपने आप एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, या अगला जो टॉपिक है वो ऑक्साइड के बारे में ही है। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड कहना किसको है? डाई ऑक्सीजन के बाद डाई ऑक्सीजन में ही ऑक्साइड। ऑक्साइड किसको कहेंगे? देखिएगा, ऑक्साइड का डेफिनेशन जो है वो है अ बाइनरी कंपाउंड, अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट, दैट्स राइट, इज कॉल्ड ऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का अनदर एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, मतलब केवल दोनों को मिलाने से जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनता है? H2O, दैट इज ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है ये? हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड है, दैट इज वाटर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनदर एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड। ऐसा नहीं है या कैल्शियम भी आ जाए, मैग्नीशियम भी आ जाए, सल्फर भी आ जाए, फिर ऑक्सीजन आए, तो ये तो बाइनरी थोड़ी हुआ, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए। तो ऑक्सीजन के अनदर एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनेंगे, तो मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा? MgO। कैल्शियम के साथ क्या बन जाएगा? CaO। सल्फर के साथ क्या बन जाएगा? SO2। कार्बन के साथ क्या बन जाएगा? CO2। दीज आर ऑल कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज ऑक्साइड, दैट्स राइट। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये भी बहुत टाइप के होते हैं। इनमें से मेजर जो टाइप है उसका सबसे पहला वो है सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड के अंदर केवल एक अदर एलिमेंट होगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर सिंपल ऑक्साइड। लेकिन ये जो है ना, ये Pb3O4, Fe हेमाटाइट, लेड ऑक्साइड, ये वाले, ये जो हैं ये मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पढ़ा होगा, ये सॉलिड वाले चैप्टर में कहीं बताया हुआ है। Fe3O4, Fe3O4 क्या होता है? ये एक मिक्स ऑक्साइड है एक्चुअल में। ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है इसके अंदर। एक तो होता है Fe2O3 और इसमें एक होता है FeO। ये दो ऑक्साइड है ना, ये कंबाइंड होते हैं आपस में, और जब इन दोनों को हम मिलाते हैं ना तो देखिएगा Fe2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो क्या बन गया है? दोनों को कंबाइंड करेंगे तो Fe हो गया है हमारे पास 3, और ऑक्सीजन 3 हेयर और 1 हेयर क्या बन गया है? 4। दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होता है? एक होता है Pb2O3 और एक क्या होता है? एक जो है वो होता है आपके पास में PbO। दोनों को कंबाइंड करोगे क्या बन जाएगा आपका? Pb3O4 आपका बन जाएगा, दैट्स राइट। इसके बाद में अब हम जो बात करेंगे वो सिंपल ऑक्साइड की बात करेंगे। तो देखिएगा, सिंपल जो ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर।
ठीक है ना। इनके करेक्टर के बेसिस पर जो सिंपल ऑक्साइड है उन ऑक्साइड को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? नंबर 1 सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसको कहना है? तो देखिएगा ये जो सिंपल ऑक्साइड है ना, इन सिंपल ऑक्साइड में से भी ऐसे ऑक्साइड, ठीक है, जो वाटर के साथ कंबाइंड होकर के और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, CO2, N2O5। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ जब कंबाइंड होगा तो क्या बना देगा? देखो SO2 प्लस में H2 इज इक्वल टू H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड इसने बना दिया है। दैट्स राइट। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो इस तरीके के जो ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं बेटा? एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बात और कहें तो वो जो है वो ये है, आज अ जर्नल रूल क्या कहता है? ओनली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है ना, इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो एसिडिक। क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो बात है वो ये है बेटा कि हमेशा ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं। ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन से? नॉन मेटल जैसे सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? ये हमेशा ही एसिडिक होते हैं। बट मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे MgO, जैसे CaO, ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बट मेटल का भी अगर ऐसा ऑक्साइड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो, जैसे Mn2O7, यहाँ से मैग्नीज जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7, तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। जैसे CrO3, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, तो ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो नॉर्मली मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। बट मेटल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इज बेसिक ऑक्साइड। हेडिंग लिखिए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे? तो यहाँ पे याद रखना है बेटा, द ऑक्साइड विच गिव अ बेस विद वाटर। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? बेस देते हैं। क्या कहलाते हैं? बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? मेटल के ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड। जैसे आपके पास में कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। इन जर्नल क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेस होते हैं। बट मेटल भी अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो फिर जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो फिर वो एसिडिक हो जाएगा, याद रखना है। तो नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं बट मेटल्स वाले बेसिक होते हैं। दैट्स राइट, दैट इज़ नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसके अलावा अभी एक और बचा है। कौन से वाला बचा है? अभी बचा है हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। सिंपल ऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो सिंपल ऑक्साइड में हमने 2 टाइप के जो ऑक्साइड है वो डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इज एसिडिक ऑक्साइड, नंबर 2 इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और नंबर 2 इज बेसिक ऑक्साइड। ठीक है। चलिए अब नंबर 3 और बचा है वो सुनेंगे, देखिएगा। सम मेटेलिक ऑक्साइड एग्जिबिट आ डुअल बिहेवियर। देख रहे हो क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। दे शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और ये बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं। ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं, नंबर 3 कह सकता हूँ, सच ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं बेटा इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दैट्स राइट। ये जो ऑक्साइड होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज एल्कलीज। दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एल्कली या बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। और एम्फोटेरिक नेचर का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन सा है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, बोरोन ऑक्साइड B2O3, ये जो है बेटा ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं।
जर्नली 13 ग्रुप में जो आते हैं ना, बोरोन, आलू, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला वाले, ये जो हैं, ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाले, ये जर्नली एम्फोटेरिक नेचर के ही होते हैं, याद रखना है, एम्फोटेरिक। इससे पहले वाले कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और इसके बाद वाले कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मतलब 14, 15 ग्रुप में जो आते हैं ना, और इससे पहले जो आते हैं 12, 10 में जो भी आते हैं वो वाले। एक कॉमन सी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन है Al2O3, इसने HCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट कर करके ये कॉम्प्लेक्स आयन बना दिया, दैट्स राइट। और जब आपने यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और इसको बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया तो ये इसने आयन बना दिया है। तो इसने एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट किया है, सो इट इज़ एम्फोटेरिक। ये रिएक्शन कहीं एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ना होकर न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 कैटेगरी यहाँ से बनाना चाहें तो वो हम न्यूट्रल ऑक्साइड की भी बना सकते हैं। देयर आर सम ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं। सच ऑक्साइड आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइडों को हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल ऑक्साइड के जैसे CONO, दैट्स राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल, बट कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से N2O और NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कैसे थे, न्यूट्रल, बट N2O3, NO2, N2O5 ये कैसे थे, दीज आर एसिडिक, याद रखना है, दीज आर न्यूट्रल। ये जो पॉइंट है ये आपको कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल या यूजफुल रहने वाला है, ठीक है ना। दीज आर न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गए आपके ऑक्साइड एंड डाइऑक्सीजन। इसके बाद में ऑक्सीजन का सेकंड जो कंपाउंड है वो हम डिस्कस करेंगे, और ऑक्सीजन का जो सेकंड कंपाउंड है दैट इज़ ओजोन। तो अब हम ऑक्सीजन का सेकंड कंपाउंड जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ओजोन। ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन, तो ऑक्सीजन के 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने थे हमने, डाइऑक्सीजन, और उसी के एडिशन में हमने पढ़े हैं ऑक्साइड्स, और अब हम पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन क्या होता है देखिएगा, ओजोन इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन आपका होता है, ये ऑक्सीजन मेजर 2 एलोट्रॉप्स में पाया जाता है, डाइऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन, इट मीन्स ओजोन के फॉर्म में। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। कहाँ पर मिलती है, हमारी ये जो अर्थ है, ऐसे आपने पढ़ा होगा, अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर और बहुत सारे स्फीयर होते हैं। तो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहाँ पर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है। और वो जो ओजोन लेयर होती है उस ओजोन लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एट अ हाइट अबाउट 20 किलोमीटर इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जो ओजोन आपकी लेयर है, इस ओजोन लेयर के अंदर ये जो ओजोन गैस होती है, ये ओजोन गैस किससे बनती है, ओजोन जो गैस होती है एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है ना, उसी से ओजोन गैस जो है उसका फॉर्मेशन होता है, दैट्स राइट। दिस ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो ओजोन लेयर होती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे हमारी सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो ओजोन है इसको हम बनाएं किस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 बातें, बनाते किस तरीके से हैं, तो हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं और ये नेचर में अपने आप भी बनती है, ठीक है। तो अगर हम इसका ये सेकंड, पहला हम इसका प्रिपरेशन देखें तो नेचुरली अपने आप ये बनती है। कैसे बनती है, जो 20 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो वहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस होती है, तो वहाँ बेटा ऑक्सीजन गैस के 3 जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस पर, और ये कंबाइंड होकर के 2 ओजोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट्स राइट। इस तरीके से ऑक्सीजन बनती है। और याद रखना है इस प्रोसेस
की जो इंथैल्पी है डेल्टा एच वो पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 142 किलो जूल पर मोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में टिपिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ से अभी आगे बनने वाला है। दैट्स राइट। इसके अलावा हम ओजोन को कहाँ बना सकते हैं, लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। लेबोरेटरी में कैसे बनाना है ओजोन को, तो देखिएगा, व्हेन आ स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, बनाना तो ऑक्सीजन से ही है इसे, ठीक है, ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको कराना है, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं वो, और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा करके वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस पास करनी है। एक्चुअल में ऑक्सीजन बनाने का जो अपरेटस होता है उस अपरेटस को हम कहते हैं ओजोनाइज़र। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ओजोनाइज़र कहते हैं। और ये जो ओजोनाइज़र होता है ना, इस ओजोनाइज़र के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, इनमें करंट फ्लो होता है, और फिर इनके बीच में हम ऑक्सीजन गैस जब यहाँ से पास करते हैं तो बेटा ये जो करंट पास होता है इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बट इसमें साउंड क्रिएट नहीं करनी है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं यहाँ पर। और उस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ड्यूरिंग क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर कंबाइंड होकर के ओजोन का रिएक्शन यही होने वाली है, बस सनलाइट में अपने आप होगा। और जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब आप कराओगे तो ये आप लेबोरेटरी में बना लोगे, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हैं वहाँ, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के ओजोन का फॉर्मेशन करती है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, और कितना होता है ये 10% अकर्स होता है। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा तो वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ आपने ऑक्सीजन गैस पास की है तो मैक्सिमम तो यहाँ ऑक्सीजन ही रहेगी, बट उसके अंदर 10% क्या आ जाएगी, ओजोन बन जाएगी। सो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन कहेंगे। ऑक्सीजन ही है बट उसमें ओजोन आ गई है, ठीक है, याद रखना है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन जब यहाँ पर बन रही है तो इसकी इंथैल्पी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू यूज अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पर कराना होता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है ऐसा कैसा, एन इनऑडिबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट डिकम्पोजिशन, याद रखेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो आप कराते हैं। अगर यहाँ पर साउंड होगा तो वो साउंड जो है ना बेटा, वो साउंड यहाँ पर ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रमोट करता है, इसलिए यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना है। अगर आपने यहाँ पर साइलेंट या ऑडिबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दिया जिसमें साउंड क्रिएट हो, तो उस साउंड के कारण ओजोन डिकम्पोज होकर के वापस ऑक्सीजन बनाने लग जाती है, राइट, इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना है। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क is the release and transmission of electricity in an applied electric field through a medium। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका कोई खास मीन है नहीं, ऑक्सीजन गैस आपको यहाँ पर पास करनी है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना है, जिससे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइंड होकर के ओजोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जो अपरेटस यहाँ पर यूज़ लिया है दैट इज ओजोनाइज़र। साइलेंट क्यों रखना है, साइलेंट बेटा इसलिए रखना है कि अगर यहाँ पर साउंड क्रिएट होगी तो वो साउंड क्या काम करती है, अगर यहाँ पर साउंड क्रिएट होगी तो वो ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रमोट कर देती है, दैट्स राइट। बाई पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब उसके ओजोनाइजर में इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उससे होगा क्या, सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट, तो कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आपके पास में अपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स आपने लगाई हैं और यहाँ से आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हो, यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हो। तो क्या होता है कि यहाँ से जब आप करंट इसे देते हो तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से क्या होता है, कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर क्या बना देता है, एटॉमिक ऑक्सीजन बना देगा। और अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ से बनी है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करती है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो दूसरे मॉलिक्यूल हैं उनके साथ कंबाइंड हो जाती है, और कंबाइंड होकर के क्या बना देती है, ओजोन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट
डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड देन एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी और वो किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाएगी, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पहले जो O2 है, ये O2 यहाँ से एनर्जी गेन करेगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, ठीक है, जिससे ये एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो एटॉमिक ऑक्सीजन बनी है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन ये क्या करेंगे, O2 के नए जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ कंबाइंड होकर के और ओजोन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब अगर हम इन दोनों की बैलेंस इक्वेशन लिखें तो थ्राइस O2 कन्वर्टेड इनटू 2 ओजोन और पॉजिटिव डेल्टा H, दैट्स राइट। द मिक्सचर दस ऑब्टेन्ड कंटेंट कितनी ओजोन होती है इसके अंदर, 5 to 10% ओजोन होती है बाई वॉल्यूम के हिसाब से, इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन हम कहते हैं। द एपरेटस यूज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज ओजोनाइजर, जो एपरेटस यहाँ पर यूज किया इसे हम ओजोनाइजर कहते हैं, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज्ड, ठीक है। कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अगर आपको 10% से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर, आपको वहाँ ओजोनाइजर की बैटरी कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको काम में लेनी है, बट नाइदर इज इम्पॉर्टेंट हियर, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस केवल थोड़ा सा इसका जो मैकेनिज्म था ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ओजोन का प्रिपरेशन हो गया। अब ओजोन के प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओजोन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओजोन में अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आया है, जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं बता दूंगा बेटा क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। प्रॉपर्टी में देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं पहले। प्योर ओजोन जो है इज़ अ पेल ब्लू गैस, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेल ब्लू गैस होती है। डार्क ब्लू, अगर इसी को कूल कर दोगे तो ये लिक्विड जब बनेगा तो ये हो जाएगा डार्क ब्लू, और जब गैस होती है तो कैसा होता है, ये पेल ब्लू होता है, ठीक है। लिक्विड में कैसा होता है, ये डार्क ब्लू होता है, और जब यही ओजोन सॉलिड में आ जाएगी तो ये हो जाता है वॉयलेट ब्लैक, है ओजोन ही बट फिजिकल स्टेट चेंज होने पर इसका कलर चेंज हो जाता है, दैट्स राइट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण से होगा। इसके बाद ओजोन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक स्मेल, ओजोन की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस, अगर कहीं पर इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन है तो ये हार्मलेस है, लेकिन अगर ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ओजोन के कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इफ़ द कंसंट्रेशन राइजेज अबाउट 100 ppm, अगर ओजोन की कंसंट्रेशन, जैसे एयर कहीं पर भी है वहाँ पर ओजोन अगर है और ओजोन की कंसंट्रेशन अगर 100 ppm से ज़्यादा हो गई तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से रेस्पायरेशन करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। आप यहाँ से रेस्पायरेशन करोगे तो एयर लोगे, तो इस एयर में ओजोन जो है वो भी इनहेल होगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और अगर ये ओजोन जो है ये 100 ppm से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो देखिएगा होता क्या है, तो बेटा ब्रीथिंग बिकम अनकम्फर्टेबल, सांस लेने में तकलीफ होगी आपको, रिजल्टिंग इन हेडेक, सिर में दर्द होने लगेगा, ठीक है, और नोजिया हो जाएगा आपको। नोजिया क्या होता है, नोजिया इज एन uneasiness of the stomach that often accompanies the अर्ग टू वॉमिट, दैट्स राइट। नोजिया आपको हो जाएगा, मतलब आपका जी घबराने लगेगा और आपको वॉमिट करने का मन करेगा, दैट इज नोजिया। तो कुल मिलाकर एग्जाम में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, याद ये रखना है कि स्मॉल अमाउंट में जो ओजोन है वो हार्मलेस नहीं है, बट 100 ppm से अगर ये ज़्यादा हो गई है ओजोन हमारे एयर में तो ये कैसी होती है, हार्मफुल होती है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन यहीं से होगा सॉरी, वो है ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर आपको कहा जाए कि ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है तो दोनों में से थर्मोडाइनेमिकली कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो याद रखना है ऑक्सीजन मोर स्टेबल होती है, ओजोन लेस स्टेबल है।
इसका मतलब अगर ऑक्सीजन को रख दिया और ओजोन को रख दिया तो ये लेस स्टेबल है, तो ओजोन अपने आप किस में डिकम्पोज हो जाती है, ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है, सिंस इट इज डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन। दैट्स राइट, ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है। अब सवाल उठता है कि सर क्यों हो जाएगी, तो देखिएगा हमने अभी थोड़ा देर पहले इसके प्रिपरेशन करने के रिएक्शन हमने लिखी थी। दैट्स राइट, और क्या रिएक्शन हमने लिखी थी, ओजोन कैसे बनी होगी, तो ओजोन इस तरीके से बनती थी, जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइंड होते थे तो 2 ओजोन के मॉलिक्यूल बनते थे, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो थी डेल्टा एच ये पॉजिटिव होती थी। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूँ, उल्टा कैसे लिख दूँ, अगर मैं कह दूँ कि नहीं ओजोन के जो मॉलिक्यूल है वो अगर डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन बना रहे हैं तो फिर इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसी होगी, तो देखिएगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी पॉजिटिव है तो इसके रिवर्स रिएक्शन लिखोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो इसकी जो इंथैल्पी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो ये जो रिएक्शन है ना इसकी इंथैल्पी नेगेटिव है, पहली चीज़ इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। दूसरी चीज़ इसकी इंट्रोपी में चेंज, इंट्रोपी का चेंज निकालिए, इंट्रोपी का चेंज, इंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस, वो जो है वो होता है इंट्रोपी। मान लीजिए ये कंटेनर था और इस कंटेनर में आपने ओजोन यहाँ फिल की, ओजोन, और मान लो यहाँ ओजोन के आपने 10 मोल्स लिए हैं या 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं 10, तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल होंगे। जब ये 10 यहाँ से डिकम्पोज होंगे तो ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में क्या बनने वाली है, यहाँ बनने वाली है ऑक्सीजन। बोलो 10 से कितने ऑक्सीजन बनेंगे, तो आप कहोगे सर 2 से बनते हैं 3, तो 2 से बनते हैं 3, 1 से कितने बनेंगे 3/2, तो 10 से कितने बनेंगे 3/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे 15, तो यहाँ पर O2 बनेगी 15। तो देखो पहले गैस जो थी ओजोन, उस गैस के आपके पास 10 मोल या 10 मॉलिक्यूल थे और अब आपके पास 15 मॉलिक्यूल हो गए, तो गैसियस एटम्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए हैं और गैसियस कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है जिससे इसका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा। दैट्स राइट, और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने का मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, और रैंडमनेस इंक्रीज होने का मतलब है इसकी इंट्रोपी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब इसका जो इंट्रोपी चेंज है वो है पॉजिटिव। तो ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो उसका इंथैल्पी नेगेटिव होगा बट इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस की आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, इसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है कि ये प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी को चेक करें, स्पॉन्टेनिटी को कैसे चेक करेंगे, तो वो गिब्स इक्वेशन से चेक करेंगे। गिब्स इक्वेशन क्या थी, जॉर्ज हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। या लीजिए अब अगर इसका जो गिब्स एनर्जी है ना डेल्टा जी, अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस अपने आप होगा और पॉजिटिव है तो नहीं होगा। अब ये कैसे आएगा यहाँ से, तो देखिएगा डेल्टा एच जो है वो कैसा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद टी डेल्टा एस, तो टी तो रहने ही वाला है, और डेल्टा एस जो है वो कैसा है, वो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगेन क्या आएगा, नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव रहेगा और टी डेल्टा एच जो है आपके पास पूरा का पूरा जो यूनिट बनेगा पूरा वैल्यू वो भी नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव नेगेटिव जब कंबाइंड होंगे तो इस रिएक्शन के लिए जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी। और डेल जी नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने डिस्कस किया है प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ओजोन अपने आप किस में डिकम्पोज हो जाएगी, ऑक्सीजन में अपने आप डिकम्पोज्ड हो जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन या ओजोन, ऑक्सीजन मोर स्टेबल है, ठीक है, देन ओजोन। क्यों, क्योंकि ओजोन सेल्फली किस में डिकम्पोज आती है, O2 में। अब ओजोन O2 में डिकम्पोज क्यों होती है, ओजोन का ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन जो है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक्सप्लेन व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ओजोन O2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, और इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव होगा।
और इन दोनों के कारण से डेल्टा जी जो है वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के कारण से ये जो कन्वर्जन है ओजोन टू ऑक्सीजन ये फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आपको ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। Therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive। ठीक है, बिल्कुल डेंजरसली एक्सप्लोजिव होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है कहीं पर भी। ये ओजोन की प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद ओजोन की और कुछ जो प्रॉपर्टी है, पहला क्वेश्चन ओजोन के बारे में इंपॉर्टेंट आया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। हमने ऐसा सुना होगा कि ये जो हमारी अर्थ है और जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। दैट्स राइट। कौन कर रहा है ये डिप्लेशन? तो पहली चीज़ तो आप ये सुन ही लीजिए, ओजोन जो है वो अपने आप भी सनलाइट की प्रेजेंस में या अपने आप भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है और ऑक्सीजन से जो है वो ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। इसके अलावा ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो है उसमें हेल्प और कौन करता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, ठीक है ना, जो रेफ्रिजरेटर में जो गैसें यूज होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो भी क्या करती हैं? ओजोन के डिप्लेशन को प्रमोट करती हैं। और लेटेस्ट स्टडी जो है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, ठीक है ना, एरोप्लेन्स जो होते हैं सुपरसोनिक, ऐसा अनुमान है साइंटिस्टों का कि उनके अंदर जब फ्यूल का कंबशन होता है तो वहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ना वो एमिट होते हैं, और वो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं बेटा, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ओजोन के साथ रिएक्ट करके और ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बट अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, याद रखना है, ये एग्ज़ाम में नहीं आया अभी तक, बट कभी भी आ सकता है। सुपरसोनिक जेट जो है उनका जो स्मोक होता है, एग्जॉस्ट जो होता है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सो प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। उसके बाद में अनादर थ्रेट टू ओजोन लेयर यूज फॉर फ्रीओन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो तो करती हैं। फिर जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ओजोन का स्ट्रक्चर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ओजोन का स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर ड्रा करना हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा है। ओजोन का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। Each oxygen have 6 valence electron, therefore here total valence electron are 18। ठीक है, अब आपने 18 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, these 18 electrons distribute in such a manner that each atom attain their octet। इन 18 इलेक्ट्रॉन को, 18 इलेक्ट्रॉन को बेटा आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि हर एक एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ में 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड होती है। इन ऑक्सीजन को हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑक्सीजन, दैट इज सेकेंड ऑक्सीजन एंड दैट इज थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही इसके साथ एक बॉन्ड बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, 18 में से 4 तो काम आ गए हैं। एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया, 6 काम आ गए। 6 के बाद बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। 11 12 13 14 15 16 इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। 17 18 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो ये ओजोन की फर्स्ट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ओजोन का एक दूसरा स्ट्रक्चर हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि इसके अंदर सर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारी फर्स्ट वाली है, ये ऑक्सीजन सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली है। और यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड के बीच डबल बॉन्ड बनाया था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं सर यहाँ इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में? वही 2 2 4 2 6 हो गए। 7 8 9 10 11 12 ऑक्टेट पूरा। 13 14 15 16 ऑक्टेट पूरा। 17 18 सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो ओजोन की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो सुनिएगा। ओजोन की ये दोनों की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ओजोन का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। दैट्स राइट। क्या होता है? इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर बेटा ये तो तीनों ऑक्सीजन रहेंगी,
अब आपको बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसा बनाएंगे तो देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड जो ऑक्सीजन है इनमें बताइए कैसा बॉन्ड है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है कि इनमें डबल बॉन्ड है, सेकंड स्ट्रक्चर कहता है नहीं सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल या डबल, तो बेटा इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में होता है पार्शियली डबल, दैट्स राइट। और ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बिटवीन फर्स्ट स्ट्रक्चर से दैट सिंगल बॉन्ड बट सेकंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन सेकंड एंड थर्ड, तो सिंगल भी है डबल भी है, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, वाही इक्वल होती है वाही। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच जो बॉन्ड की लेंथ होगी और सेकंड और थर्ड के बीच जो बॉन्ड की लेंथ होगी, दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो क्वेश्चन यही पूछता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ओजोन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन ऑक्सीजन आर इक्वल। अगर ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी एक सिंगल एक डबल, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ बड़ी आनी चाहिए छोटी आनी चाहिए। बट एक्चुअल में जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी आती हैं, सेम आती हैं। बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वाई बोथ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में ओजोन का स्ट्रक्चर ये और ये नहीं है, ओजोन का स्ट्रक्चर तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी होंगी, इक्वल होंगी, पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दैट्स राइट, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। उसके बाद यूजेज ऑफ ओजोन, ओजोन कहाँ काम आता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी काम में लेते हैं, ठीक है। स्टरलाइजिंग ऑफ वाटर में भी काम में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ब्लीचिंग ऑयल बनाने के काम में लेते हैं। इवोरी जो हाथी दांत होते हैं उनको साफ़ करने के काम में लेते हैं, ठीक है। फ्लोर स्ट्रेच इन सबको साफ़ करने के काम में लेते हैं। इट एक्ट एज, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग की तरह काम में लिया जाता है, याद रखना है। ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि ओजोन जब डिकम्पोज होगा तो O2 और क्या बनाए, एक नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है ये किसी के भी साथ जाकर रिएक्ट कर लेती है, इसलिए ओजोन बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए इसको KMnO4 बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। तो इसके जो यूज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं। एक ओजोन में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बना था वो था ओजोन का डिकम्पोजिशन, स्पॉन्टेनियस से क्यों, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बना वो यहाँ से ये बना कि इसका डिप्लीशन, और तीसरा जो क्वेश्चन बना वो बना यहाँ से इंपॉर्टेंट, वो बना इसकी बॉन्ड लेंथ को लेकर के, कि बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है सारी की सारी, क्यों होती है, एक्सप्लेन कर दीजिए बस। केवल ये 3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ओजोन में बनते हैं। दैट्स राइट, ये आपका हो गया है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। लेकिन एक बार हम इस पूरे का एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हमने अभी तक डिस्कस किया है। देखिए इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो पहले हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में भी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे डाई ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन गैस को बनाएंगे कैसे, तो बनाने का पहला जो मेथड था ये लेबोरेटरी मेथड था, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके बनाते थे, दैट्स राइट। उसके बाद जो कम स्टेबल या लेस रिएक्टिव जो मेटल होती हैं उन मेटल के ऑक्साइड को हीट करके भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसके अलावा डाई ऑक्सीजन को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उस हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनाने के बाद में फिर हमने उसका कमर्शियल मेथड पढ़ा। कमर्शियली हम डाई ऑक्सीजन को किससे बना सकते हैं, कमर्शियली हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं और एयर से भी बना सकते हैं, दैट्स राइट। उसके बाद में फिर हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी नहीं था, बस केवल एक जो पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट था कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा ये पैरामैग्नेटिक होता है, और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम MOT के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दैट्स राइट। फिर हमने कहा कि ये मेटल और नॉन मेटल सबके साथ रिएक्ट कर लेती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको इनिशिएट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में तो वो रिएक्शंस अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाती है, और वो जो इनिशिएशन कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इसके बॉन्ड को ब्रेक कराने में काम आती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ऑक्साइड के बारे में। हमने कहा ऑक्साइड किसको कहना है, ऑक्सीजन के अदर जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं आर नोन एज ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्साइड जो थे वो सिंपल और मिक्स दोनों टाइप के थे। फिर सिंपल जो ऑक्साइड थे उनको हमने 1 2 3 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक जनरली किसके होंगे, नॉन मेटल के होंगे। इसके अलावा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के भी एसिडिक होंगे, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड में किसके होंगे, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल के जो ऑक्साइड थे वो एम्फोटेरिक भी हुआ करते थे, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते थे। इसके अलावा कुछ जो ऑक्साइड थे वो ऑक्साइड ना तो एसिडिक होते, ना बेसिक होते, ना एम्फोटेरिक होते हैं, उनको हमने कहा था न्यूट्रल ऑक्साइड, और एग्जाम्पल स्पेशल थे, हमने कहा था ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद फिर हम कहाँ पर आ गए थे, ओजोन पर आ गए थे। ओजोन बनती कैसे है, तो ओजोन को कैसे बनाते हैं, तो ओजोन नेचुरली तो बनती है, साथ में ओजोन को लेबोरेटरी में हम ओजोनाइजर की हेल्प से बनाते हैं। ओजोनाइजर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो ओजोनाइजर अपरेटस होता है ना, उसमें हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा करके ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। कितनी ओजोन बनती है, अप्रॉक्स यहाँ पर 10% तक ओजोन बनती है। दैट्स राइट। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों कराना है, क्योंकि अगर यहाँ साउंड क्रिएट होगी तो वो साउंड क्या करती है, वो ऑक्सीजन के ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रमोट करती है। ओजोन बना किस तरीके था, तो मैकेनिज्म हमने लिखा कि कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी गेन करके साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, एटॉमिक ऑक्सीजन में। और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये फिर से किसके साथ कंबाइंड होती है, O2 के साथ में, और ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है। दैट्स राइट। ये आपका हो गया था ओजोन। फिर हमने ओजोन के बारे में पढ़ा कि ओजोन अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए ये, अप्रॉक्स 10%, 10 ppm से अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हेडेक होता है और नोजिया होने लगता है, वोमिटिंग का मन आपको करेगा। और फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा, और वो जो पॉइंट था वो था कि ओजोन जो है उसका डिकम्पोजिशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ओजोन का डिकम्पोजिशन अपने आप होता है। क्यों होता है अपने आप, क्योंकि उसके लिए डेल्टा H जो है वो नेगेटिव हो गया है ओजोन के डिकम्पोजिशन के लिए। फॉर्मेशन में पॉजिटिव होगा, डिकम्पोजिशन में नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा S कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए, इसलिए रैंडमनेस इंक्रीज होगी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी, इसका मतलब है इंट्रोपी इंक्रीज होगी। और ये दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर डेल्टा G को कैसा कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद फिर जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो करते ही करते हैं, CFC तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनका जो एग्जॉस्ट, जो उनका जो स्मोक धुआं जो है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ओजोन गैस का डिप्लीशन करते हैं। और उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर हो गया था, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसकी बॉन्ड लेंथ को लेकर के, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड सिंगल है, एक डबल है, तो बॉन्ड लेंथ मे बी डिफर, बट एक्चुअल में ओजोन में सारी दो या दोनों जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम आती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि ओजोन का स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिससे दोनों ऑक्सीजन के बिटवीन पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ सेम आती है। ये हमने डिस्कस किया है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। अब हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में, कि सल्फर के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं। और उसके बाद सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा हमें पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा हमें पढ़ना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के और जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। देन उसके बाद आपका जो 16 ग्रुप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। ये सब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे।